जब देश आज़ाद हुआ, जैसा कि आपने कहा कि हमारी कई समस्याएं थी। लिटरेसी रेट हमारा सिर्फ 20% था, 80% लोग इलिटरेट थे। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था और आम बीमारियों से भी लोग मरते थे। तो इस तरह की कई समस्याएं थी। एक जो 200-300 साल का जो कॉलोनिज्म की हिस्ट्री रही, उससे हम निकल के आ रहे थे। तो ऐसे में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना बहुत कठिन था। लेकिन इसकी शुरुआत 1938 में ही हो गई थी। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी थी। अच्छा। 38 में तो उसमें ये परिकल्पना की गई थी कि कैसे हम देश को विकसित करेंगे। जब भी हम आज़ाद होंगे तो एक नेशनल प्लानिंग की एक योजना बनाएंगे, और उसमें कई सब कमिटीज़ थे, 10-15-20 सब कमिटीज़ थे, जो देख रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में क्या होना चाहिए, इरिगेशन में क्या होना चाहिए, कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो इस तरह की एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाया। और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी की खूबी ये थी कि इसमें न सिर्फ पॉलिटिशियंस थे, बल्कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए लोग थे। ये सब इसके मेंबर्स थे। विश्वेश्वरैया से लेके सब बड़े बड़े लोग इसके मेंबर्स थे, और सारे आपके बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट इसके मेंबर्स थे, ताकि इसका ये मानना था कि किस तरह नेशनल डेवलपमेंट हो और कैसे हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, और उसमें विज्ञान की क्या भागीदारी हो। तो एक जो परिकल्पना थी, एक 10 साल पहले से शुरू हुई, और उसके रिपोर्ट्स आज भी अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की सोच उस समय भी थी कि हम देश आज़ाद, क्योंकि 37 में कुछ प्रोविंशियल सरकारें बनी थी। तब ये हुआ था कि क्यों नहीं हम प्लान डेवलपमेंट की ओर जाएं। तो ये प्रक्रिया चली और उसमें कई रिपोर्ट्स निकल के आए। तो जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो निश्चित रूप से ये एक बात थी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हम नेशनल डेवलपमेंट के रूप के एक इनपुट के रूप में उसका इस्तेमाल होगा। तो एक बहुत बड़ा विजन था कि यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और उसका नेशनल डेवलपमेंट के रूप में होगा। ताकि हम अगर बांध बना रहे हैं तो उसमें भी विज्ञान और इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अगर हमें दवाएं बनानी है तो उसमें भी इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारी दवाएं जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होती थी। तो हर चीज़, हर फील्ड का उसमें एक समावेश था, और वो एक ब्लूप्रिंट तैयार था जब हम 47 में आज़ाद हुए। वाह सर। तो उसमें एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स का एक रीऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा था कि जैसे CSR बनेगा, और जो हमारे ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स थे उनको कैसे हम रिफॉर्म करें, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए। क्योंकि जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उनमें विषय कुछ अलग पढ़ाए जाते थे, जैसे इरिगेशन हुआ या रेलवे हुआ, या उस टाइप की इंजीनियरिंग होती थी। नई टाइप की इंजीनियरिंग एजुकेशन कैसे आगे बढ़े। और विज्ञान के जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसमें हम आगे थे आज़ादी के पहले भी, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हमें मिल चुका था 1947 के पहले, विज्ञान का जो CV रमन का था। तो लेकिन जो वैज्ञानिक शोध होता था वो यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा था, लैब्स हमारे कम थे। तो जो फंडामेंटल साइंस था उसमें हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन उस साइंस को अप्लाई कैसे किया जाए और उसके लिए क्या ज़रूरत है, साइंस को हम टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उस नॉलेज का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये एक कल्पना 1947 के बाद हुई। और उसके लिए कई वैज्ञानिक विभाग बनाए गए और कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये सब सोचना शुरू हुआ। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो हमें लगा कि भाई हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि जो टेक्निकली या साइंटिफिकली ट्रेन्ड मैन पावर की कमी थी। जो भी वैज्ञानिक थे जो हमारे संस्थाओं से निकल के आ रहे थे या यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे थे, वो एक टेक्नोलॉजिकल उनका बेंट ऑफ माइंड नहीं था। दे आर मोर फोकस्ड ऑन फंडामेंटल साइंस। तो हमें अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए थे, तो इसलिए IITs की स्थापना हुई। वो एक अलग कहानी है कि कैसे IITs बने, किन किन देशों से हमने सहायता ली। हाँ। तो एक नॉलेज सेंटर्स बनने चाहिए, वो एक शुरू हुआ। और रिसोर्सेस के लिए हमें ये भी था कि जैसे होमी जहांगीर भाभा की बात होती है या विक्रम साराभाई की बात होती है, वो सब बाहर से पढ़कर आए थे। तो इनका फ़ायदा भी हमें ऐसे मिला कि उनके एक जो ग्लोबल नेटवर्क से वो लोग जुड़े हुए थे। उस टाइम के जो भी हमारे वैज्ञानिक थे, चाहे महालनोबिस हो, शांति स्वरूप भटनागर हो, भाभा हो, विक्रम साराभाई हो, और भी जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे
क्योंकि उन बाहर से पढ़कर आए Exposure थे, था already. उनको एक्सपोजर था और दे आर पार्ट ऑफ ए साइंटिफिक कम्युनिटी जो एक ग्लोबल थी, तो उसका उन्हें फ़ायदा मिला। जैसे भाभा ने एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट्स जब शुरू किया तो हमारे मतलब आज़ादी के 1 महीने पहले ही एक कंसाइनमेंट एटॉम वो न्यूक्लियर फ्यूल का कनाडा से उन्हें प्राप्त हो गया था। तो वो एक चाह रहे थे कि उसमें हम शुरू कर सकते हैं ना एक रिसर्च के लिए। तो उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि उसके पहले ही उन्होंने नेहरू से एक लेटर लिखवाया कि ब्रिटिश और कैनेडियन उनको कि हमें ये फ्यूल चाहिए, और वो उन्होंने दिया। तो एक कोऑपरेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन उस तरह से मिला, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। हर चीज़ हम अपने आप, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बिल्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल अब ज़ीरो से आप स्टार्ट करें तो कैसे करें। तो हमें लोग चाहिए थे, ट्रेन लोग चाहिए थे, इसके लिए बाहर ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजा गया। तो इस तरह से एक नेटवर्क बिल्ड हुआ, रिसोर्सेज की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो उसी क्रम में एक इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स में हम हिस्सा लेने लगे। तो 1957 में एक प्रोग्राम था कि इंटरनेशनल जियोफिज़िकल ईयर मनाया गया था। 2 साल का ये प्रोग्राम था कि उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे जो हमारी पृथ्वी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कैसे स्टडी करें। आप इमेजिन करिए कि 1957 तक कोई सैटेलाइट नहीं था, तो उसको हम एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी करें और उसका इंट्रैक्शंस क्या हैं और उसका पृथ्वी पर क्या असर हो रहा। तो जियोफिज़िकल ईयर में विश्व के सब साइंटिस्ट, उसमें कई देशों के लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे और भारतीय डेलीगेशन भी उसमें गया हुआ था। तो वहाँ पर ये एक बात आई कि क्यों नहीं हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित की जाए जो पृथ्वी के आसपास का जो पैरामीटर्स है उसका एक डाटा कलेक्ट करे और उसका हम शोध आगे बढ़ाएं। तो एक उसमें ये वहाँ से ये आइडिया निकल के आया कि क्यों नहीं एक सैटेलाइट बनाएं। जब तक हम चेक पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि क्यों नहीं हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का निर्माण हो। और वहाँ से ये पूरा ग्लोबल जो स्पेस रेस है 1957 के बाद शुरू हुई। और इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि इसरो 1969 में बना, लेकिन जो इसरो या स्पेस की जो विश्व में जो एफर्ट्स हो रहे थे उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें हम शुरू से ही शामिल थे। 1957 से ही भारतीय वैज्ञानिक उन सब जो साइंटिफिक डेलिब्रेशंस हो रहे थे उसमें शामिल थे। तो वहाँ से ये निकल के आया कि क्यों नहीं एक सैटेलाइट बने। फिर अमेरिका ने उसमें स्टार्ट किया, रशिया ने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा, फिर अमेरिका। तो एक दोनों इन जो 2 सुपर पावर्स थे उसमें एक रेस सी शुरू हो गई और फिर दूसरे देश भी उसमें शामिल हो गए। और उसी से निकल के आया कि क्यों नहीं एक स्पेस रिसर्च की कमेटी हर देश में बने। और विक्रम साराभाई, क्योंकि वो 1957 से उसमें जुड़े हुए थे, और एक जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनी। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मल शुरुआत हुई स्पेस रिसर्च की 1963 से। मतलब ये है कि आप सुनकर ये लगता है कि भाई भारत इस मामले में कम से कम पहले से विजनरी था। इनफैक्ट आप 1937 की बात कर रहे हैं, तो मैं तो सोच रहा था 47 से शुरू कुछ हुआ हो, बट हम 10 साल पहले से सोचने लगे थे कि अगर देश कभी आज़ाद होगा तो ये जो फील्ड है ये छूते ना रह जाएं। मतलब पॉलिटिकल बातें बहुत ठीक हैं, लोकतंत्र आना चाहिए, सरकारें बननी चाहिए, पर इस पर क्या हो।